नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटोकॉइड फार्माकोलॉजी। ऑटोकॉइड फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमें सबसे पहले ये टर्म समझनी ज़रूरी है कि ऑटोकॉइड्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जब तक ये टर्म समझ में नहीं आएगी तब तक हम ऑटोकॉइड्स को नहीं समझ पाएंगे। हमारी बॉडी में कई सारे केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक ऑटोकॉइड होता है। ऑटोकॉइड आपकी बॉडी में, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, तो सेल्फ हीलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। सेल्फ हीलिंग सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है और उनका बेसिक एक्शन या फिर उनका जो बेसिक रोल बॉडी में रहता है वो रहता है सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में काम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, आप सबको एलर्जी आती होगी, ठीक है, सबको एलर्जी होगी। किसी को किसी चीज़ के खाने के कारण एलर्जी होती होगी, किसी को किसी भी एक मटेरियल के कारण एलर्जी होगी। तो वो जो एलर्जन है हमारे पास, या फिर वो जो मटेरियल है, जब आपकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी में एक होती है होम्योस्टैटिक कंडीशन। उस होम्योस्टैटिक कंडीशन को अब्रप्ट करेगा या फिर डिस्टर्ब करेगा। इस होम्योस्टैटिक कंडीशन को अब्रप्ट करने के कारण क्या रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में? ऑटोकॉइड का रिलीज होता है। बॉडी में क्या हुआ अभी? एब्रप्शन हो गई, ठीक है, एब्रप्शन ऑफ होम्योस्टैटिक कंडीशन, ऑफ होम्योस्टैटिक कंडीशन। अब जैसे ही ये एब्रप्शन हो जाती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी नॉर्मलाइज करने के लिए रिलीज करती है, ऑटोकॉइड रिलीज होते हैं। बेसिकली क्या रिलीज होते हैं? ऑटोकॉइड्स का रिलीज होता है। अब ये जो आपके पास एब्रप्शन हुई, होम्योस्टैटिक कंडीशन की जो यहाँ पे एब्रप्शन हुई, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। आपको छींके आ सकती है, आपको खांसी हो सकती है, आपकी बॉडी में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा बढ़ सकता है, यू कैन ऑल्सो हैव अ इचिंग, किसी भी तरीके की हो सकती है। और ये एलर्जन जो आपके पास है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, ये जो हमारे पास एलर्जन होगा, बेसिकली ये जो एलर्जन होगा, ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एयर, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वाटर, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ फूड। जैसे कईयों को अगर वो मैदे वाला खाना खा लेते हैं, जैसे मैगी खा ली या फिर पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, तो उन्हें खांसी आने लग जाती है। तो वो एक तरीके की क्या है कि वहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो रही है आपकी, किसकी? होम्योस्टैटिक कंडीशन की। बेसिकली किसकी डिस्ट्रप्शन हो गई है? होम्योस्टैटिक कंडीशन की। अब ऑटोकॉइड्स जो होते हैं हमारे पास, बेसिकली इनका जो काम है वो तो हमें पता लग गया, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं और बेसिकली इनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है? ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कि इनकी प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि ये आपकी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर योर बॉडी, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इनका एक्शन होता है, ठीक है, प्रेजेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल ओवर बॉडी, लेकिन जो इनका एक्शन होता है, ठीक है, जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो लोकलाइज्ड होता है। किस तरीके का एक्शन होता है यहाँ पे? लोकलाइज्ड एक्शन होता है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ केसेस में, अगर जो एलर्जन है वो आपका लोकलाइज्ड है, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट डूइंग अ सिस्टमिक डैमेज। ठीक है, जो एलर्जन है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इचीनेस के बारे में बात करें तो इचीनेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहती है या फिर पूरी बॉडी में भी हो सकती है। तो इसका जो एक्शन रहता है, ऑटोकॉइड्स का जो एक्शन है वो हमेशा क्या रहता है? ऑलमोस्ट हर केस में यहाँ पे लोकलाइज्ड एक्शन रहता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो दे आर प्रोड्यूस्ड एट एनी प्लेस, दे मतलब कि कहीं भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और ये आपकी बॉडी में कहीं भी एक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हम लोकल हार्मोन्स भी बोलते हैं। एक तो हो गया कि इनका लोकलाइज्ड एक्शन है, और ये आपकी बॉडी में एट एनी पोजिशन दे कैन बी प्रोड्यूस, तो इन्हें हम लोकल हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? लोकल हार्मोन्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की हार्मोन्स और आपके पास जो ऑटोकॉइड्स होते हैं, बेसिकली हार्मोन्स और ऑटोकॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है, अब उस डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन रेट होता है, या फिर मैं बोलूँ एक प्रोडक्शन प्रोसीजर होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे रहता है। तो जो इनकी प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ के साथ, जो इनकी प्रोडक्शन होगी हॉर्मोन्स के केस में, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे होगी, ठीक है, एरिया पे होगी, एरियल प्रोडक्शन
मतलब कोई ग्लैंड होगा या फिर कोई भी एरिया होगा जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे होंगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे हार्मोन्स के केस में, तो हार्मोन्स जो है वो आपकी बॉडी में जो उनका मेजर फंक्शन रहता है वो रहता है ग्रोथ का। किसका रहता है? बॉडी में जो मेजर फंक्शन रहता है ग्रोथ का रहता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब का जो आपकी बॉडी पे एक्शन रहता है, बॉडी पे जो एक्शन है हमें ये समझना है कि ग्रोथ का एक्शन रहता है। दूसरी चीज, दे आर प्रोड्यूस्ड एट ओनली वन प्लेस एंड हैव डिफरेंट एक्शन, मतलब कि ये सिर्फ एक जगह पे आपके प्रोड्यूस होते हैं। मान लो एड्रिनल हार्मोन है या फिर एफएसएच है, जो भी हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, कोई भी हार्मोन है आपके पास, दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली एट वन एरिया, ओनली एट वन एरियल प्रोडक्शन, ओनली एट वन एरिया। अगर हम बात करें किसकी? प्रोडक्शन की, कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दे एक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब कि ये डिफरेंट प्लेसेस पे एक्ट करते हैं, लेकिन जो मेन एक्शन रहता है यहाँ पर, जो मेन एक्शन रहेगा वो किस तरीके का एक्शन रहेगा? यहाँ पे ग्रोथ का रहेगा। तो आप यहाँ पे डिफरेंस को यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो कि ऑटोकॉइट्स मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, कॉइट मीन्स हीलिंग। तो मतलब ऑटोकॉइट्स आपका सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हॉर्मोन्स की, तो उनका कोई हीलिंग मैकेनिज्म नहीं होता। मेन जो उनका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो रहता है उनका यहाँ पे ग्रोथ का रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली क्लियर आउट हो गई होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो पैथोलॉजिकल प्रोसीजर्स में कौन ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, पैथोलॉजिकल प्रोसीजर्स में, तो पैथोलॉजिकल प्रोसीजर्स में ऑटोकॉइड्स सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टार पॉइंट लिख देता हूँ, इन्वॉल्व in various pathological procedures because they are, इनकी वजह से एक सिम्टम भी प्रोड्यूस हो सकता है। मान लो किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, या फिर किसी को किसी सब्सटेंस की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो वो किस तरीके से इंडिकेट कर सकता है? वो इंडिकेट कर सकता है यहाँ पे बाय देयर सिम्टम्स, जैसे इचीनेस हो रही है, तो वो एक ऑटोकॉइड के कारण ही होती है। अब अगर हम नेक्स्ट थोड़े से बारे में ऑटोकॉइड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे ऑटोकॉइड्स को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से क्लासिफिकेशन से ही आपका जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो क्लासिफिकेशन से ही रहेगा। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं अमीन डेरिवेटिव्स। अमीन डेरिवेटिव्स ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे ऑटोकॉइड्स। यहाँ पे मैं किसकी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ? यहाँ पे वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स। तो ऐसे ऑटोकॉइड्स जिनका बेसिकली जो एक्शन है, ठीक है, सॉरी, जो नेचर है वो अमीन नेचर है, मतलब दे कंटेन NH2 ग्रुप इन देम, दे हैव द NH2 ग्रुप एंड दे आर अमीन इन नेचर। साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अमीन डेरिवेटिव्स होते हैं आपके यहाँ पे दो होते हैं। एक होता है आपके पास हिस्टामीन, जो इस वीडियो में हम डिस्कस भी करने वाले हैं अबाउट द हिस्टामीन। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ पर कि जो दूसरे है अमीन डेरिवेटिव, वो रहेगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसे हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन होता है, जो अगर प्लांट्स के बारे में बात करें या फिर हम प्लांट्स में बात करें तो पाइनएप्पल हो गया और आपका बनाना हो गया, इनमें बहुत प्रेजेंट होता है। कौन सा आपके पास अमाइन डेरिवेटिव कौन सा है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन और सेरोटोनिन। दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पे तो रहते हैं लिपिड ऑटोकॉइड्स। बेसिकली लिपिड नेचर के हो गए, उनमें एक लिपोफिलिक चेन होगी। लिपिड डेरिवेटिव्स में क्या होगी? बेसिकली एक लिपोफिलिक चेन प्रेजेंट होगी। तो लिपिड डेरिवेटिव्स में हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स, यानी पीजीज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पीजीज। साथ के साथ ल्यूकोट्राइन्स, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, एल टी से डिनोट करते हैं, एंड इन्वॉल्व एंड ऑल्सो आर प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन लिपिड डेरिवेटिव्स। अगर थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है बेसिकली पेप्टाइड डेरिवेटिव्स। ऐसे ऑटोकॉइड्स जो पेप्टाइड लिंकेज से कनेक्टेड है या फिर पेप्टाइड नेचर के है, ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे वो? दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ पेप्टाइड डेरिवेटिव्स। पेप्टाइड डेरिवेटिव्स में हमारे पास बेसिकली एक इंपॉर्टेंट है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन जिसका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है आपके ब्लड प्रेशर में, इन द रास मैकेनिज्म, रेनियन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एंड ऑल्सो हमारे पास जो प्लाज्मा काइनिन्स होते हैं, बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा काइनिन्स, उनमें इन्वॉल्व है, वो होते हैं आपके किस टाइप के? पेप्टाइड डेरिवेटिव्स।
किस तरीके के होते हैं वो? पेप्टाइड डेरिवेटिव्स, जिन्हें हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन एंड प्लाज्माकाइनेस। प्लाज्माकाइनेस मतलब ब्रैडीकाइनेन हो गया आपके पास, कैलिडेंस हो गए, ये सारे आपके किस में इन्वॉल्व होते हैं? पेप्टाइड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे ऑटोकॉइड्स को इन डिटेल हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब ऑटोकॉइड्स में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है अबाउट दी अमीन डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स। जो अमीन डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास हिस्टामीन। इंपॉर्टेंट सारे है, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टामीन को। तो चलिए हिस्टामीन को डिस्कस आउट करते हैं। सबसे पहले ऑटोकॉइड्स की सारी डेफिनेशन कर ली है, सारी चीज़ें हमने कैरी आउट कर ली है, क्लासिफिकेशन भी कैरी आउट कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बेसिकली जो कि रहता है आपके पास हिस्टामीन का। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास हिस्टामीन ऑटोकॉइड, जो कि है अमीन डेरिवेटिव ऑटोकॉइड। चलिए तो इसके पॉइंट्स को डिस्कस आउट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है हिस्टामीन, वो रहेगा कि ये किस नेचर का है, हिस्टामीन किस नेचर का है। तो हिस्टामीन सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि हिस्टामीन इज एन अमाइन डेरिवेटिव। मतलब किस तरीके के नेचर का है ये? अमाइन नेचर का है। दे कंटेन NH2 ग्रुप इन देम, दे हैव NH2 ग्रुप। सो यहाँ पे नाम में भी पता लग रहा है अमीन, ठीक है। तो हिस्ट अमीन। अब हिस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, और अमीन का मतलब तो हमें पता ही लग ही गया है। हिस्ट का मतलब यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने तरीके से, एक तरीके से एक्सप्रेसिव नेचर का होता है। तो हिस्ट का मतलब हो गया कि ऐसा मॉलिक्यूल जो फिर एक्सप्रेसिव नेचर का है, एक्सप्रेसिवनेस शो कर रहा है और अमीन डेरिवेटिव है, ठीक है। और क्या है? अमीन डेरिवेटिव मींस NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट इन देम। अब हिस्टामिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हिस्टामिन इज प्रेजेंट इन मास्ट सेल्स, और मास्ट सेल आपकी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गन्स विद मास्ट सेल्स एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गन्स विच डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मास्ट सेल्स। अब जैसे कि हमने ऑटोकॉइड की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ऑटोकॉइड्स आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो हिस्टामिन तो एक इंपॉर्टेंट ऑटोकॉइड है हमारे पास यहाँ पे, तो वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब मास्ट सेल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, तभी तो हम कर पाएंगे क्वेश्चंस को। वो रहते हैं आपके स्किन मास्ट सेल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं स्किन, लिवर, लंग्स एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो टिश्यू होता है जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द फीटस एंड द मदर। नॉन मास्ट सेल्स में भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कई सारी ऑर्गन्स है जो कि नॉन मास्ट सेल्स में आ जाती है। बेसिकली नॉन मास्ट सेल्स में आपके सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है यहाँ पे ब्रेन, एपिडर्मिस एंड योर बेसिकली इन्वॉल्व इज गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सो ये नॉन मास्ट सेल्स और मास्ट सेल्स दोनों में डिवाइडेड होते हैं आपके। और मास्ट सेल में भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? चलिए डायग्राम बना के अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास बेसिकली होते हैं मास्ट सेल्स, कुछ इस तरीके के हमारे पास हो गए मास्ट सेल्स, ठीक है। अब इन मास्ट सेल्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इन मास्ट सेल्स में हमारे पास ग्रैन्यूल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। इन ग्रैन्यूल्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ ग्रैन्यूल्स। अब इन ग्रैन्यूल्स के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं बेसिकली हिस्टामिन। ये हो गया हिस्टामिन, क्या हो गया? हिस्टामिन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो हिस्टामिन है हमारे पास वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड है। हिस्टामिन इज एन पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट। तो इसको बाइंड करके या फिर स्टोर करके रखने के लिए हमें एक नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, तो अगर हम ग्रैन्यूल को जूम करते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे ये हो गया आपका ग्रैन्यूल, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रैन्यूल। अब इसके अंदर यहाँ पे पहले तो आ गया एक क्या आ गया? पहले ये आ गया आपका हिस्टामिन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये हो गया आपका हिस्टामिन जो पॉजिटिव से इंडिकेट कर रहे हैं। और साथ के साथ आपका क्या प्रेजेंट होगा? साथ के साथ आपके प्रेजेंट हो गए हेपारिन, ठीक है। हेपारिन एक नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होता है। कौन सा होता है हेपारिन? एक नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड।
हेपारिन बेसिकली अगर जिन्हें नहीं पता तो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए हेपारिन प्रेजेंट होता है। अब जो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं मास्ट सेल पे प्रेजेंट, जैसे ही ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं क्या होता है, बेसिकली सोडियम की एंट्री हो जाती है इनसाइड द मास्ट सेल्स एंड दे ट्रांसफर इनटू द ग्रैन्यूल्स। अब जैसे ही ग्रैन्यूल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं तो जो हिस्टामिन मॉलिक्यूल है इट इज़ वेरी रिएक्टिव, मैंने जैसे बोला ना कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर का होता है। तो हिस्टामिन मॉलिक्यूल की एक्सोसाइटोस या फिर हम बोले कि सेल से एग्जिट हो जाती है और साथ के साथ एक सोडियम जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है, सोडियम आयन हेपारिन के साथ बाइंड हो जाता है। यही हिस्टामिन ब्लड में आकर रिलीज होता है जो कि एक तरीके का क्या प्रोड्यूस करता है, एक एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई होप आपको क्लियर आउट हो गई होगी। अब जो हिस्टामिन का रिलीज है वो किन किन कारणों से होता है, रीजंस फॉर हिस्टामिन रिलीज, उसको भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि क्यों हो रहा है। रीजंस, सबसे पहला तो रीजन हो गया कोई भी एलर्जन आया, ठीक है, कोई भी एलर्जन आया, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर फूड खा लेते हैं जो कि हिस्टामिन को रिलीज करता है, सम सॉर्ट ऑफ फूड दैट रिलीजेस हिस्टामिन अ लॉट, तो उसमें भी आपका इन्वॉल्व रहेगा। साथ के साथ और कहाँ पे इन्वॉल्व रहता है आपका हिस्टामिन, हिस्टामिन और रहता है इन्वॉल्व जैसे कि अगर किसी भी तरीके की ड्रग ले ली है, ठीक है, ड्रग किस तरीके की, जैसे डी टर्बोक्यूरानिन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग है, जैसे डी टर्बोक्यूरानिन क्लास की ड्रग हो गई। साथ के साथ हो गई आपकी मॉर्फिन भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करती है हिस्टामिन का। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है। और कुछ और ड्रग्स है जैसे हाइड्रोलाजीन, तो ये कुछ ड्रग्स है जो कि हिस्टामिन का रिलीज करवा सकती है। अब हिस्टामिन के रिलीज होने के कारण क्या रिएक्शंस या फिर क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स में हमारे पास बेसिकली इंक्लूडेड यहाँ रहता है, सबसे कॉमन रहता है इचीनेस, ठीक है, इचीनेस प्रोड्यूस होती है, सबसे कॉमन है इचीनेस। साथ के साथ और क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है यहाँ पे, हाइपोटेंशन, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, हाइपोटेंशन। टैकीकार्डिया भी प्रोड्यूस हो सकता है, टैकीकार्डिया की कंडीशन भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है, टैकीकार्डिया। एंड साथ के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म। एंड ऑल्सो इट कैन प्रोड्यूस एंजियोडीमा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एंजियोडीमा भी प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है अकॉर्डिंग टू दी रिलेटेड टू दी हिस्ट्री। अब जो भी ये रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है या जो भी ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं रिसेप्टर के साथ हिस्टामिन की रिएक्शन पे। तो हमें अब थोड़ा सा रिसेप्टर के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि हिस्टामिन रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनका किस तरीके का एक्शन रहता है आपकी बॉडी के ऊपर। हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस आउट करते हैं। सबसे पहले हिस्टामिन के जितने भी आपके को रिसेप्टर मिलेंगे ऑल आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ऑल आर जी पी सी आर्स, ऑल आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हमेशा याद रखना है। हिस्टामिन के बेसिकली अभी तक जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो है बेसिकली 4 रिसेप्टर्स है, H1, H2, H3 एंड H4 एंड H5। बेसिकली 4 ही डिस्कवर हुए जिनमें से भी क्लिनिकल यूजेस जो रहती है वो ज़्यादातर H3 तक ही रहती है और H3 की भी बहुत ही कम केसेस में रहती है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं सारे रिसेप्टर्स के रिगार्डिंग। हिस्टामिन रिसेप्टर है तो आपके पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट है H1 रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। H1 रिसेप्टर, H1 receptor follows basically it follows the IP3 DAG pathway, means यहाँ पे GQ stimulation हो रही है, GQ प्रोटीन की stimulation हो रही है जिसके कारण क्या हो रहा है, IP3 DAG pathway प्रोड्यूस होगा, IP3 DAG pathway। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्या होगा IP3 DAG pathway का प्रोड्यूस होने से, कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, साथ के साथ CGMP की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, CGMP। अब ये सारी चीज़ें डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब
क्या अब कहाँ कहाँ इसका एक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। H1 रिसेप्टर सबसे ज्यादा कंडीशन में अगर मैं बताऊं तो स्मूथ मसल्स में बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पर ये किस तरीके का कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन होगी। साथ के साथ ये एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं जो कि है इंक्रीज द कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरीज में जो परमिएबिलिटी का नेचर होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीजेस द कैपिलरी परमिएबिलिटी। अब आ जाते हैं H1 कंप्लीट हो चुका है, अब बात करते हैं H2 रिसेप्टर की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है अगर आपने पेप्टिक अल्सर की ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। H2 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर GS स्टिमुलेशन कर रहा है, जो कि करेगा इंक्रीज इन दी साइक्लिक एम्प पाथवे और इंक्रीज इन दी साइक्लिक एम्प कंसंट्रेशन। साइक्लिक एम्प जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो H2 रिसेप्टर है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, नॉन मास्ट सेल्स में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। अब ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है यहाँ पे ही आपके प्रेजेंट होते हैं पैराइटल सेल्स। इन पैराइटल सेल्स में जो H2 रिसेप्टर है उसके कारण एसिड की सिक्रीशन होती है और वही एसिड सिक्रीशन फर्दर क्या प्रोड्यूस करता है, पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है। साथ के साथ अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूँ तो जो स्मूथ मसल्स होती है या फिर जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे डायलेशन करेगा, क्या करेगा यहाँ पे, वेजो डायलेशन, बेसिकली वेजो डायलेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका ब्लड वेसल्स पे वेजो डायलेशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इट इंक्रीजेस द एसिड सिक्रीशन। ए पे डैश मतलब एसिड की बात हो रही है। अब यहाँ पे थर्ड रिसेप्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसकी कम सिग्निफिकेंस है लेकिन बात करने में क्या जाता है हमारा, जो कि है H3 रिसेप्टर। H3 रिसेप्टर बेसिकली कीमोटैक्सिस में काम करता है, बेसिकली H3 रिसेप्टर सॉरी H4 रिसेप्टर करता है, लेकिन जो H3 रिसेप्टर है इट इनहिबिट्स एंड डिक्रीजेस द हिस्टामिन रिलीज, ठीक है, जो बेसिकली H3 रिसेप्टर GI स्टिमुलेशन करता है और GI स्टिमुलेशन के कारण वो डिक्रीज इन द साइक्लिक AMP। और जितने भी एक्शंस आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं बेसिकली किसके, हिस्टामिन के जो भी रिएक्शंस है वो सारे रिएक्शंस को ये इनहिबिट करता है, रिवर्सेस द एक्शंस ऑफ हिस्टामिन, अब और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको आई होप आपको आपके साथ डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है कि हिस्टामिन को किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हिस्टामिन की सिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको आना ही चाहिए यहाँ पे। तो चलिए ज़रा सा इसे इरेज आउट कर देते हैं और देखते हैं कि हिस्टामिन की सिंथेसिस रिलीज किस तरीके से हो रहा है। स्टोरेज तो हमने देख ली, लेकिन हिस्टामिन के सिंथेसिस और रिलीज के बारे में भी अभी हमें जानना ज़रूरी है। हिस्टामिन के सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। सिंथेसिस, हिस्टामिन बेसिकली एक अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है जो कि होता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। क्या होती है बेसिकली इसकी, डीकार्बोक्सिलेशन होते ही ये कन्वर्ट हो जाता है हिस्टिडीन कन्वर्टेड इनटू हिस्टामीन। इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट इज कन्वर्टेड इनटू हिस्टामीन। अब ये जो आपके पास हिस्टामीन रहता है, अब इसकी भी डिग्रेडेशन हो सकती है। हिस्टामीन की भी क्या हो सकती है, यहाँ पे डिग्रेडेशन हो सकती है। हिस्टामिन की डिग्रेडेशन किस तरीके से होगी, चलिए इसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे पास एक एंजाइम होती है एन मिथाइल ट्रांसफेरेज जब हिस्टामिन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एन मिथाइल हिस्टामिन बनाता है। क्या बनाता है, एन मिथाइल हिस्टामीन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। हिस्टामिन की क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो एक और बेसिकली अगर मैं बात करूं एंजाइम होती है जिसका नाम होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूं, जिसका नाम है डाई अमीन ऑक्सीडेज। डाई अमाइन ऑक्सीडेज।
डाईएमाइन ऑक्सीडेज कन्वर्ट कर देता है हिस्टामिन को इमिडाजोल एसिटिक एसिड में, इमिडाजोल एसिटिक एसिड में। और यही हिस्टामिन आपका स्टोर रहता है कहाँ पे? मास्ट सेल में इसकी स्टोरेज रहती है। किसकी? इस हिस्टामिन की मास्ट सेल में स्टोरेज रहती है। हिस्टामिन का अगर हमें केमिकल नेचर पता करना है तो हिस्टामिन बेसिकली किस नेचर का होता है? हिस्टामिन का अगर हम केमिकल नेम के बारे में बात करें तो वो रहता है बीटा इमिडाजोल इथाइल मीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो कि मेड केम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब बीटा इमिडाजोल है तो यहाँ पे जो मेजर न्यूक्लियस हुआ वो हो गया इमिडाजोल न्यूक्लियस। तो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इमिडाजोल रिंग बनानी होगी। तो इमिडाजोल रिंग कुछ इस तरीके की होती है जिसमें 2 NH मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक N और एक NH मॉलिक्यूल, और ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है। किस तरीके की होती है? 5 मेंबर्ड रिंग। और बीटा पोजिशन पे आपके साथ क्या होगी? एक अमाइन चेन होगी, इथाइल अमीन चेन होगी। क्या होगी यहाँ पे? इथाइल अमीन चेन, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हिस्टामिन। ये हो गया आपका हिस्टामिन। इस वीडियो में हमने हिस्टामिन से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस आउट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्टामिन से रिलेटेड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।